तो चलिए इस साल के भारतीय आम बजट की गहराइयों में उतरते हैं। समझते हैं कि इसमें क्या खास है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। जब भी बजट आता है ना, तो सबके मन में एक ही सवाल होता है, क्या इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? कोई बिग बैंग रिफॉर्म, या फिर सरकार पुराने रास्ते पर ही चलेगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, जवाब सामने आ गया है। इस बार का बजट किसी बड़े धमाके वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये बजट है कंटिन्यूटी और कंसोलिडेशन का। मतलब जो चीजें पहले से चल रही हैं, उन्हीं को और मजबूत बनाने पर जोर है। अच्छा, तो अगर कोई बड़े नए रिफॉर्म्स नहीं हैं, तो फिर आखिर फोकस है किस पर? तो देखिए, सरकार का पूरा ध्यान एक ही बड़ी चीज पर टिका है, और वो है भविष्य के भारत की नींव रखना। और ये नींव रखी जाएगी एक बहुत बड़े अमाउंट से, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, जिसे शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं। अब ये कैपेक्स होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने में लगेगा जो सालों साल काम आएंगे। अब जरा इस खर्च में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर नजर डालिए। ये ग्राफ अपने आप में पूरी कहानी कहता है। पिछले एक दशक में ये खर्च, आप देखिए, रॉकेट की तरह ऊपर गया है। इससे एक बात तो साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। तो ये 12.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इस पैसे से क्या क्या बनेगा। नए फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे, मतलब सामान की ढुलाई तेज होगी। नई हाई स्पीड रेल लाइनें बिछेंगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर आने वाले कई सालों तक देश की इकोनॉमी दौड़ेगी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं। अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी टैक्स और पर्सनल फाइनेंस। देखते हैं कि हमारी जेब पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा। जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, वो बढ़ा दिया है। अब देखिए, ये बदलाव भले ही छोटा लगे, लेकिन बजट वाले दिन इसका असर मार्केट पर दिखा था और एक छोटी सी गिरावट भी आई थी। जाहिर है, सरकार का मकसद तो रेवेन्यू बढ़ाना है। तो मोटा मोटा हिसाब यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जो कई लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन हाँ, कुछ दूसरे जरूरी बदलाव हुए हैं, जैसे अब शेयर बायबैक पर टैक्स कंपनी नहीं बल्कि शेयर होल्डर को देना होगा। और एक अच्छी खबर यह है कि जो लोग विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजते हैं, उनके लिए टीसीएस को कम कर दिया गया है, तो वहां थोड़ी राहत मिली है। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए पर्सनल फाइनेंस से हटकर देश की बैलेंस शीट को देखते हैं। मतलब जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही देश का भी होता है। तो सबसे पहला सवाल, सरकार के पास पैसा आता कहां से है? अगर सरकार की कमाई को 100 रुपए माने, तो उसमें से करीब 24 रुपए उधार से आते हैं। मतलब सरकार की कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा कर्ज है। इसके अलावा इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स भी बड़े सोर्स हैं। ये उधार खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरी तो है, पर हां, इससे भविष्य में ब्याज का बोझ भी बढ़ता है। तो पैसा आया कहां से, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये पैसा जाता कहां है। तो जो 100 रुपए आए थे, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 22 रुपए, राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर चला जाता है। और देखिए, 20 रुपए सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही निकल जाते हैं। मतलब बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पहले से ही फिक्स है। और ये जो कमाई और खर्च का खेल है ना, यहीं से एक बहुत जरूरी आंकड़ा निकल कर आता है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल ये घाटा जीडीपी का 4.3% रहे। ये पिछले साल से थोड़ा कम है, जो एक अच्छी बात मानी जाती है। अब ये राजकोषीय घाटा है क्या भला? बहुत सिंपल है। ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का गैप है। मतलब सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितना और पैसा उधार लेना पड़ेगा, ये आंकड़ा वही बताता है। तो हमने कैपेक्स देखा, टैक्स के बदलाव देखे और देश का हिसाब किताब भी समझ लिया। तो इन सबको जोड़कर देखें तो इस साल के बजट की बड़ी कहानी क्या है, इसका सार क्या है? इसका सार इस एक लाइन में छिपा है। मौजूदा नींव पर ही इमारत खड़ी करनी है, कोई नई जमीन खोदकर शुरुआत नहीं करनी। मतलब सरकार ने स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का रास्ता चुना है। जो सुधार हो चुके हैं उन्हीं को कंसोलिडेट करना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें क्या ये स्थिरता वाली रणनीति ही ग्रोथ के लिए सबसे पक्का रास्ता है, या फिर कभी-कभी बड़े और साहसिक कदमों की भी जरूरत पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।